आइसोटोप्स अपन डिस्कस कर चुके थे। आज अपन बात करेंगे सल्फर अंडर सेलोट्रोपिक फॉर्म। इसके अंदर एक बहुत बेसिक इंट्रो है बस। ठीक है, तो यूजुअली जो अपन सल्फर की बात करते हैं उसके अंदर अपन दो एलोट्रोप्स की बात करेंगे। ठीक है, एक होता है अल्फा सल्फर और एक होता है बीटा सल्फर। ठीक है, इसको बोलते हैं मोनोक्लिनिक और इसको बोलते हैं रोम्बिक। आपको अल्फा सल्फर से बीटा सल्फर में अगर जाना है तो आपको हीटिंग करनी पड़ेगी अप्रोक्सीमेटली 369 केल्विन पे, तो आप बीटा सल्फर में कन्वर्ट होगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया रूम टेम्परेचर पे कौन ज्यादा स्टेबल, तो ऑब्वियस सी बात है अल्फा सल्फर विल बी मोर स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। समझ में आती होगी। रूम टेम्परेचर माने 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन। ठीक है, तो एक तो बेसिक सवाल ये आ जाता है कि रूम टेम्परेचर पे सल्फर की कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल रहती है, तो अपना जवाब जो होगा वो कौन सा होगा, रोम्बिक। ठीक है, अब आगे अगर अपन बात करें अल्फा सल्फर के बारे में, इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज के बारे में, तो अल्फा सल्फर जो है वो क्या होता है भैया, वो आप रोल सल्फर के सॉल्यूशन को CH2 के साथ रिएक्ट करवाइए और जब आप इसको इवेपोरेट करवाते हो हीटिंग करके, तो जो सल्फर फॉर्म होता है वो अल्फा सल्फर होता है। वापस से बता रहा हूँ, रोल सल्फर और CH2 का आप सोल्यूशन लो, उस सोल्यूशन को आप इवेपोरेट करवाओ, वहां से जो सल्फर फॉर्म होगा वो अल्फा सल्फर होगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज के बारे में बात करोगे, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है लेकिन सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इनसॉल्युबल इन वाटर but soluble in organic solvent like benzene, ether, alcohol। ठीक है, ये अल्फा सल्फर की कुछ प्रॉपर्टीज अपने को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे बीटा सल्फर की। तो ये आप जान चुके हो कि अल्फा सल्फर से बीटा सल्फर में जाने का तरीका क्या है। 369 केल्विन पे उसे हीट करिए, ऑब्वियस सी बात है मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बीटा का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अल्फा के। इसका अप्रोक्सीमेटली होता है 369, ऊपर लिखा हुआ, इसका होता है कितना, 385। प्रिपेयर कैसे होता है वो आप जान चुके हो, अल्फा सल्फर को हीट करो तो आपका बीटा सल्फर आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली है कि 369 केल्विन पे ये दोनों फॉर्म स्टेबल रहती है। ठीक है, और उस 369 केल्विन के टेम्परेचर को आप ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, ये अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर के बारे में कुछ एक बेसिक इन्फो थी, इतना ही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स ऑफ सल्फर के नाम पे H2S अपन डिस्कस कर चुके हैं। एक अपना है SO2 और एक अपना है SO3। ठीक है, SO2 के बारे में जब अपन बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, तो जब मैं इसकी प्रिपरेशन की बात करूंगा तो SO2 और SO3 सेम तरीके से प्रिपेयर होती हैं। पहला जो उसका बेसिक मेथड है वो यही है, सल्फर की रिएक्शन O2 से करवा दो, SO2 मिल जाएगा। आप अगर फर्दर ऑक्सीजन से और रिएक्शन करवा दोगे तो SO3 भी मिल सकता है, जो कि अपन SO3 में भी देखेंगे। कुछ नहीं है, ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में ले लेना, SO3 मिल जाएगा SO2 की जगह। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो अपने को ध्यान रखना है इसके अंदर, किसी भी सल्फाइड और की रिएक्शन या किसी भी सल्फाइड की रिएक्शन आप एसिडिक मीडियम में करवा दीजिए। किसी भी सल्फाइड की रिएक्शन आप एसिडिक मीडियम में करवा दीजिए, आपको जो गैस लिबरेट होगी वो SO2 होगी। तीसरा, किसी भी सल्फाइड और की, सल्फाइड और में मेनली तीन ध्यान रखने हैं, PbS, FeS2 और CuFeS2। इनकी रिएक्शन करवा दो O2 के साथ, जो गैस लिबरेट होगी वो SO2 होगी। फोर्थ, SO2 का जब आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे, मैं आपको पहले भी बता चुका था, हाइड्रोलिसिस में कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर की, तो जो ऑक्सी एसिड बनेगा वो भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का बनेगा, यानी कि H2SO3। ये ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा अपन ने अभी तक। SO2 की प्रिपरेशन के अंदर सल्फर की रिएक्शन O2 से करवाओ, SO2 बनेगी। सल्फाइड की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करवाओ, SO2 गैस लिबरेट होगी। एग्जांपल देखना चाहो तो वो भी देख लीजिए। जैसे
Na2SO3 की रिएक्शन में HCl से करवा दूंगा तो ये बनाएगा NaCl प्लस H2SO3। ये H2SO3 आगे जाके फर्दर डिकम्पोज होता है H2O और SO2 में। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी सल्फाइड की रिएक्शन एसिड से करवाते हो तो आपको SO2 गैस मिलेगी। किसी भी सल्फाइड और की रिएक्शन O2 से करवाते हो आपको SO2 गैस मिलेगी। SO2 का हाइड्रोलिसिस करवाओगे सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड मिलेगा। ठीक है, आगे आपको मैं पहले भी बता चुका हूं दैट मेटेलिक ऑक्साइड्स और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स अपन ने नॉन मेटल के अंदर आपको याद होगा मैंने लिखवाया था फन नकल ब्रदर इश्क पहलवान। ठीक है ना, तो जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं दे ऑल आर एसिडिक इन नेचर, जबकि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं दे ऑल आर बेसिक इन नेचर। तो जैसे SO2 की बात करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है SO2 एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो ये एसिडिक इन नेचर होगा। इसकी जब किसी बेस यानी कि NaOH से रिएक्शन करवाओगे तो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे Na2SO3 सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का सल्फर प्लस H2O मिलेगा। आप अगर इसकी फर्दर रिएक्शन करवा दोगे बिकॉज ये सॉल्ट हो गया, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये NO2SO3 की रिएक्शन जब आप फर्दर H2O प्लस SO2 से करवाओगे तो ये आपको आगे जाके NaHSO3 दे देगा। ठीक है, ये कुछ एक बेसिक बातें अपने को ध्यान रखनी है। SO2 अप्रोक्सीमेटली सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है CO2 से। CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये अपन ने सुना होगा। इसका भी काम यही होता है, इट ऑल्सो टर्न लाइम वाटर मिल्की। ये कार्बोनेट बनाता है, ये सल्फेट बनाता है, बस। ठीक है, जैसे यहाँ पे NaHSO3 बनता, अगर आप CO2 ले लेते तो वो क्या बना देता, NaHCO3। कोई डिफरेंस नहीं होता। जो जैसी रिएक्शन CO2 शो करेगा वैसी ही सेम रिएक्शंस SO2 भी शो करता है। तो सर हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि भैया जो गैस लिबरेट हो रही है वो SO2 हो रही है कि CO2 हो रही है? तो इसके लिए एक मेथड अपनाया जाता है, वो क्या है कि जो मॉइस्ट CO2 होता है भैया वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब सामने वाले को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज होता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है और खुद काय में बदलता है भैया, सल्फेट में। ठीक है ना, आगे और रिएजेंट्स लिखवाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। SO2 एक्चुअल में कायदे से देखा जाए तो दोनों रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर जब अपन बात करेंगे तो SO2 जब वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है तो वो खुद सल्फेट में बदलता है और यही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है CO2 का। मतलब SO2 जो है वो Fe+2 को Fe+3 में बदल देगा, Mn+7 को Mn+2 में बदल देगा, Cr+6 को Cr+3 में बदल देगा। ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। CO2 इनमें से किसी का भी कन्वर्जन नहीं कर पाता। तो अगर आप Fe+2 से Fe+3 में, Mn+7 से Mn+2 में और Cr+6 से Cr+3 में जा पा रहे हो, मतलब जो गैस लिबरेट हुई है वो SO2 है। अगर नहीं जा पा रहे मतलब जो गैस लिबरेट हुई है वो CO2 है। इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि आपका जो गैस लिबरेट हुई है वो SO2 है कि CO2। अब जैसा ये मैंने लिस्ट बताई और मैंने आपको 2 मिनट पहले बोला कि SO2 दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। तो पहले मैं आपको एक लिस्ट लिखवा रहा हूँ, छोटी सी लिस्ट, जो हालांकि अभी खत्म ही होगी थी, कि जब SO2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है तो वो खुद सल्फेट में बदलता है और किसको काय में बदलता है, ये वही लिस्ट है जो अपन पढ़ते आए हैं। KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, ये उसको बदलेगा Mn+2 में। K2Cr2O7 उसको बदलेगा Cr+3 में। Fe+3 को बदलेगा Fe+2 में और HNO3 को बदल देगा बेटा NO2 में और खुद काय में बदल जाएगा, सल्फेट। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो कि सामने वाले को इसने हर जगह ऑक्सीडाइज करा और खुद ये क्या हुआ है, रिड्यूस। आगे बात करते हैं।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जब अपन बात करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में SO2 खुद काय में बदलता है, सल्फर में। ये इसमें दो ही रिएक्शंस आपको याद रखनी है। H2S को ये बदल देगा सल्फर में, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। मैंने आपको बताया था कि हर सल्फर सल्फेट में बदलता है एक्सेप्ट फॉर H2S। H2S एक लौता सल्फाइड है जो सल्फर में बदलता था। और एक और ध्यान रखना है आपको, Sn+2 को ये काय में कन्वर्ट कर देगा Sn+4। बस। तो SO2 एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम पे आपको ये रिएक्शंस ध्यान रखनी है और रिड्यूसिंग एजेंट के नाम पे आपको ये रिएक्शंस ध्यान रखनी है। बोलिए, कोई डाउट हो तो पूछ लो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, देखो H2SO4 की रिएक्शन जब P4O10 से करवाओगे, P4O10 किसकी तरह एक्ट करता है भैया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। माने क्या करेगा, H2O बाहर निकाल देगा। 12 माने ये क्या करेगा, H2O बाहर निकाल देगा। यहाँ से एक H2O पकड़ो और यहाँ से एक O पकड़ो, बाहर निकाल दो, खत्म हो गया खेल। तो बेटा यहाँ से H2 और यहाँ से O निकालोगे तो क्या बचेगा, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, सॉरी, है ना, अपन प्रिपरेशन ऑफ SO3 पढ़ रहे हैं। तो P4O10 एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो वो H2SO4 में से H2O बाहर निकाल देगा। क्या बचेगा, SO3 प्लस क्या बनेगा, H3PO4। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुका था P4O10 में फॉस्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का है। डी ब्लॉक में अपन बात कर चुके थे, डिस्प्रपोर्शनेशन होने की टेंडेंसी होती नहीं क्योंकि फॉस्फोरस +5 से ज्यादा शो कर सकता नहीं, इसलिए ये जो ऑक्सी एसिड बनाता है वो +5 का ही बनाता है, साथ में डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो अब ये डिस्प्रपोर्शनेट नहीं हो रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर चेंज नहीं हो रही तो सामने वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज नहीं होगी। यहाँ पे सल्फर +6 का है, यहाँ पे भी सल्फर +6 का है। और आपको क्या ध्यान रखना है भैया, Fe2SO4 का होल थ्राइस ध्यान रख लीजिएगा। डायरेक्ट किसी भी सल्फेट को जब आप हीट करते हो तो हमेशा SO2 गैस निकलती है। किसी भी सल्फेट को जब आप हीट करते हो तो हमेशा SO2 गैस निकलती है। इट फॉर्म्स Fe2O3+। ठीक है, और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऑक्सीजन एक्सेस में ले लो तो SO3 की प्रिपरेशन आप आसानी से कर पाओगे। तो SO2 की रिएक्शन जब मैं O2 से करवा दूंगा, ये मेरे को SO3 देगा। यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज होता है वो प्लेटिनम होता है बेटा। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछिए। SO3 का जब आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे, अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं होता, इट फॉर्म्स H2SO4। H2SO4 की रिएक्शन अगर आप फर्दर SO3 से करवा दोगे, इट फॉर्म्स ओलियम। ठीक है, H2SO4 की रिएक्शन SO3 से करवाओगे, इट फॉर्म्स ओलियम। ठीक है, थर्ड, SO3 की रिएक्शन HCl से करवाओगे, ये क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, उसका फॉर्मूला ये। ठीक है, डाउट हो तो पूछिए। आगे नेक्स्ट जो अपने को ध्यान रखना है वो बेटा इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर ध्यान रखना है। SO3 उतना ज्यादा खास ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो नहीं करता, लेकिन ये खास बन जाता है जब आप इसे हीट कर दो। तो SO3 की रिएक्शन जब आप सल्फर से बात करोगे तो ये सल्फर को SO3 को SO2 में बदल देगा। जब आप SO3 की रिएक्शन फॉस्फोरस से करवाओगे तो ये खुद SO2 में बदल जाएगा, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन कर देता है एंड इट बिकम्स P2O5।
SO3 की रिएक्शन PCl5 से करवाओगे तो ये PCl5 का ऑक्सीडेशन कर देगा एंड बिकम POCl3 प्लस SO2 प्लस Cl2। SO3 हर बार SO2 में बदलेगा, SO3 हर बार SO2 में बदलेगा, SO3 हर बार SO2 में बदलेगा। ठीक है। अगर कोई हेलोजन ले रहे हो तो वो अपनी नेचुरल फॉर्म यानी कि डायटोमिक फॉर्म में आ जाता है, प्लस जो भी बचाओ सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवा दो। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करवाओगे ऑब्वियस सी बात है H2O बनेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर चेंज नहीं आना चाहिए, ये बात ध्यान रख लीजिएगा बस। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर चेंज नहीं आना चाहिए। यहाँ पे भी फॉस्फोरस +5 का, यहाँ पे भी फॉस्फोरस +5 का, यहाँ पे भी हाइड्रोजन +1 का, यहाँ पे भी हाइड्रोजन +1। ठीक है, चलिए यहाँ खत्म हो जाता है आपका सल्फर भैया। नाउ वील स्टार्ट केमिकल बॉन्डिंग। मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ अपन क्या क्या पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, उसके अलावा और कुछ नहीं देखा जाएगा। ठीक है, जितना बता रहा हूँ बस उतना ही पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे LDS वेल्डीएस तो नहीं पढ़ा रहा मैं, हम पढ़ेंगे VBT, हम पढ़ेंगे वेस्पर, हम पढ़ेंगे MOT, पढ़ेंगे बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन, हम ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड पढ़ेंगे। We'll study a bit about hydrogen bonding, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, और एट दी एंड अपन थोड़ा बहुत सिलिकेट्स के बारे में ध्यान रखेंगे। बस सिर्फ इतना पढ़ाऊंगा मैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक है, अगर आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है आप लोग लेक्चर्स दे सकते हैं 11th वालों के, जो मैंने उन्हें केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, अगर देख पाओगे तो। मोर देन 50 लेक्चर्स हैं, अगर है इतना पेशेंस तो देख लीजिएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग के बारे में अगर अपन बात करें, 2 मिनट रुकिए। हाँ भाई, तो केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो यहाँ पे एक्चुअल में अपन बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं। ठीक है, और बॉन्ड फॉर्मेशन होने के टाइम पे कोई भी चीज बॉन्ड बनाता क्यों है? सीधी सीधी बात है, टू गेन स्टेबिलिटी, या फिर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इनके अलावा कोई और कारण नहीं होता कि कोई भी एलिमेंट बॉन्ड बनाए। एक और छोटा सा कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, एनर्जी जिसकी जितनी ज्यादा होती है स्टेबिलिटी उसकी उतनी कम होती है। बॉन्ड्स के बेसिस पे बात करोगे तो 2 तरीके के बॉन्ड्स होते हैं भैया, एक होता है इंटर एटॉमिक और एक होता है इंट्रा। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, पहले अपन देखेंगे इंटर एटॉमिक। इंटर एटॉमिक को हम प्राइमरी बॉन्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर 4 तरीके के बॉन्ड आते हैं एक्चुअली। एक होता है आयनिक, एक होता है कोवलेंट, एक होता है कोऑर्डिनेट और एक होता है मेटेलिक। जबकि इंटर मॉलिक्यूलर के अंदर क्या होते हैं, इसे अपन सेकेंडरी बॉन्ड बोलते हैं। इसके अंदर 2 आते हैं, एक होता है वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर और एक होता है इंट्रा। ठीक है,
प्राइमरी बॉन्ड्स और सेकेंडरी बॉन्ड का मतलब क्या होता है भैया? पहले बनेंगे ये, फिर नंबर आता है इनका। ठीक है ना, क्लियर कट इतनी सी बात। पहले इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद इंट्रा एटॉमिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ते। शुरू में बात करें अपन आयनिक बॉन्ड्स की। तो आयनिक बॉन्ड्स को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है। क्यों? बिकॉज इसके अंदर सीधे सीधे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, एक देगा दूसरा लेगा। ठीक है, यहाँ पे जो लेन देन होता है इलेक्ट्रॉन का, देखो आपको सीधी सीधी क्लियर कट बात बता दूं, आयनिक बॉन्ड एक्चुअल में हिसाब किताब है लेन देन का। दोनों की स्टेबिलिटी कंप्लीट होती है, एक की देने से स्टेबिलिटी कंप्लीट होती है और एक की वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से स्टेबिलिटी कंप्लीट होती है। अगर इन दोनों की म्यूचुअल स्टेबिलिटी साइमल्टेनियसली एक साथ कंप्लीट हो रही है तो इन दोनों के बीच में जो यूजुअली बॉन्ड फॉर्म होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। क्या कंपाउंड देख के बताया जा सकता है कि उसके बीच में आयनिक बॉन्ड एक कोवलेंट? नहीं बताया जा सकता। आयनिक बॉन्ड बनने के लिए कुछ एक स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। हाँ, आप ये जरूर अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बन रहा होगा या किसके बीच में नहीं बन रहा होगा, लेकिन कंपाउंड देख के क्या मैं बता पाऊंगा क्या कि सर इसके बीच में आयनिक ही है या इसके बीच में कोवलेंट ही है? तो नहीं, उसमें आपको कुछ एक टर्म्स एंड कंडीशंस कंसिडर करते हुए फिर प्रैक्टिकली मेजर करना पड़ेगा कि सामने वाला बॉन्ड आयनिक है कि कोवलेंट। अब वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या होती हैं वो समझ लीजिए। जैसा कि मैंने बोला दैट आयनिक बॉन्ड इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत याद होगा क्या, पीरियोडिक टेबल। तो जैसा कि अपन ने बात करी Na और Cl के बीच में भैया जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। और आयनिक बॉन्ड को कभी भी आप बॉन्ड से शो नहीं करते। आपको Na और Cl के बीच में कभी भी डंडा लगा हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, होता क्या है समझिएगा। फॉर्मेशन ऑफ NaCl की अपन बात कर रहे हैं, इसके लिए आपको एक लैटिस साइकिल बनानी पड़ेगी। सो सोडियम ने क्या करा होगा? ऑब्वियस सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, और क्लोरीन ने वही एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा। ठीक है, भाई साहब ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये कंफर्म बात है कि इस केस में एनर्जी लूज हुई होगी, और इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस केस में एनर्जी गेन हुई होगी। ठीक है, अच्छा, ये मुझे होपफुली बताने की जरूरत नहीं है कि ये हुआ क्यों होगा, क्योंकि इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, इसकी 287 है। तो ये देने में विश्वास रखता और ये लेने में। तो Na प्लस बन गया, Cl माइनस बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि Na प्लस और Cl माइनस को अपने अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने थे। तो कायदे से देखा जाए तो Na प्लस अब स्टेबल है। ठीक है, और Cl माइनस भी स्टेबल है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये दोनों तब तक बॉन्ड नहीं बनाते अगर इनकी स्टेबिलिटी बढ़ नहीं रही होती। तो सोडियम का जब ऑक्टेट कंप्लीट है और क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये स्टेबल है। तो ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ तभी बॉन्ड बनाएंगे जब इनकी स्टेबिलिटी बढ़ रही हो। तो Na प्लस और Cl माइनस अपना एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके NaCl टाइप का सॉलिड बना लेते हैं। आप देख सकते हो कि आप गैस से सॉलिड में जा रहे हो, ऑब्वियस सी बात है इट विल बी अनस्टेबल एंड इट विल बी स्टेबल। इसलिए सोडियम और क्लोरीन आपस में जुड़ के सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं। ये तो गैसियस फॉर्म है, ये सॉलिड फॉर्म। अब नाउ एज वी नो दैट सिंस इट वाज मूविंग फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल स्टेट, तो इन दिस केस एनर्जी क्या होगी भैया? रिलीज होती है। ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है। अब मेरी बात सुनो, एनर्जी रिलीज होगी तो लोअरिंग ऑफ एनर्जी ज्यादा होगी कि कम होगी बताइए? जवाब देने की कोशिश करिए। अगर एनर्जी रिलीज होगी तो लोअरिंग ऑफ एनर्जी ज्यादा होगी कि कम होगी?
अरे बोलो, अगर एनर्जी रिलीज है तो लोअरिंग ऑफ एनर्जी ज्यादा होगी कि कम होगी? देखो भैया, यहाँ पे एनर्जी लूज हो रही है, यहाँ पे एनर्जी गेन हो रही है, ये ध्यान रखना। हालांकि आगे रेफरेंस लूंगा इसका, नहीं समझ में आया तो वापस समझिए। ये तुम हो, ठीक है? तुम क्या कर रहे हो? एनर्जी लूज कर रहे हो। तो मैं क्या पूछ रहा हूँ? लोअरिंग ऑफ एनर्जी। तो व्हाट इज लोअरिंग ऑफ एनर्जी? एनर्जी की लो होने की रेट पूछी जा रही है, समझ में आया ना? व्हाट इज लोअरिंग ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी कम हो रही है। अगर एनर्जी आप लूज कर रहे हो तो इस एलिमेंट के एनर्जी कम करने की रेट ज्यादा होगी कि कम होगी? अरे मेरे में से एनर्जी निकल रही है तो मेरी एनर्जी कम होने की रेट ज्यादा होगी ना। ऑब्वियस सी बात है। तो लोअरिंग ऑफ एनर्जी ज्यादा है, और लोअरिंग ऑफ एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि लोअरिंग ऑफ एनर्जी अगर ज्यादा है तो एनर्जी कम है, और एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या, या वापस रिपीट करूं तो बता दो? वापस रिपीट करना है तो बता दीजिए। देखो, आगे अगर अपन देखें कि आयनिक बॉन्ड के फॉर्म होने के टाइम कौन कौन सी एनर्जीज इन्वॉल्व रहती हैं, तो एनर्जी इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, ठीक है? तो क्या क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, और फॉर्मेशन ऑफ लैटिस होता है। समझने की कोशिश करना, जो भी बनाया है वही रिपीट कर रहा हूँ। आपके पास कोई मेटल था, ठीक है? वो मेटल ने क्या करा है? कि M प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन दिया, मेटल की जगह सोडियम अज्यूम कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन लूज, यानी कि आपने आउटर मोस्ट में से इलेक्ट्रॉन निकाला है। इलेक्ट्रॉन निकालने के टाइम जो आपको एनर्जी देनी पड़ती है वो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। आगे बात करूं फॉर्मेशन ऑफ एनायन की, यहाँ पे आप आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हो। तो जब आप आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हो उस टाइम जो आप एनर्जी डिफाइन करते हो उसे आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो कोई एक्स आया, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा एंड इट कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू एक्स माइनस। फिर ये M प्लस और एक्स माइनस गैस MX सॉलिड में बदल गया। इस केस में बेटा क्या हुई? एनर्जी रिलीज हुई। इस केस में क्या हुई? एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। और इस केस में क्या हुई? एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है? तो आयनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। लैटिस फॉर्मेशन में एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। ठीक है? नाउ अगर मैं बात करूं व्हाट इज लैटिस एनर्जी, ये तीन चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है? लैटिस एनर्जी क्या होती है वो मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन से डिकोड करने की कोशिश करूंगा। जब भी आप कोई एक मोल आयनिक कंपाउंड बनाते हो, जैसा कि आपने MX टाइप का एक आयनिक कंपाउंड बनाया है, तो किसी भी आयनिक कंपाउंड का एक मोल बनाने में, अच्छा एक मोल आयनिक कंपाउंड अपन ने बनाया किससे है? आइसोलेटेड गैसियस एटम से। तो कोई भी आयनिक कंपाउंड का एक मोल बनाने में फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड गैसियस एटम जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसे आप क्या बोलते हो? लैटिस एनर्जी। क्या बोला मैं?
वापस रिपीट कर देता हूं, एक मोल आयनिक कंपाउंड उसी के गैसियस कंपोनेंट के हेल्प से बनाने के टाइम जो भी एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को आप क्या बोलते हो? लैटिस एनर्जी। एनर्जी रिलीज व्हेन वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो उसे आप क्या बोलते हो? लैटिस एनर्जी। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो आयनिक बॉन्ड बनाने के टाइम एनर्जी क्या होती है? रिलीज। क्या बोला मैं? आयनिक बॉन्ड बनाने के टाइम एनर्जी क्या होती है? रिलीज। तो बताओ ये जो फॉर्मेशन ऑफ लैटिस है ये आयनिक बॉन्ड को बनाने में फेवर कर रहा होगा, हाँ कि ना? तो आयनिक बॉन्ड बनाने में भी एनर्जी रिलीज होती है, लैटिस बनाने में भी एनर्जी रिलीज होती है, तो ये बिल्कुल फेवर कर रहा होगा। क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फेवर कर रहा होगा? बिल्कुल फेवर कर रहा होगा। लेकिन क्या आयनाइजेशन एनर्जी फेवर कर रहा होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होती है? एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। ठीक है ना? आयनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। तो समझिए इस बात को। फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या होंगी मेरे लिए? ये रहे। फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या हैं? लैटिस एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो एनर्जी रिलीज भी ज्यादा होगी। और एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी तो लोअरिंग ऑफ एनर्जी भी ज्यादा होगी। लोअरिंग ऑफ एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है। अब मैं अगर आपसे बात करूं आयनिक बॉन्ड बनाने की फेवरेबल कंडीशन क्या है, तो भैया आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए क्योंकि उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होनी चाहिए क्योंकि उसमें एनर्जी रिलीज होती है। और लैटिस एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए क्योंकि उसमें भी एनर्जी रिलीज होती है। इतनी बात में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। इतनी बात में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा तो एनर्जी रिलीज ज्यादा, एनर्जी रिलीज ज्यादा तो लोअरिंग ऑफ एनर्जी ज्यादा, लोअरिंग ऑफ एनर्जी ज्यादा तो एनर्जी कम मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा। आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होनी चाहिए और लेटिस एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए। क्लियर बात है यहाँ तक? तो आगे अपन बात करेंगे थोड़ा बहुत लेटेस्ट एनर्जी के बारे में। वीबीटी के बारे में मोस्ट प्रोबेबली कल ही बात हो पाएगी। मैं आपको आज इसका बेसिक इंट्रो दूंगा। इतना बोलूंगा नेक्स्ट क्लास से कोई क्लास स्किप मत करिएगा वरना दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि कुछ भी छूटा तो मतलब फिर केमिकल बॉन्डिंग अटेंड ही मत करना बिना लेक्चर को देखे। फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। पहला होता है भैया चार्ज ऑन आयन और दूसरा होता है साइज। ठीक है, समझिए। आपको लैटिस कंपाउंड बनाना है यानी कि M प्लस एक्स माइनस आपस में रिएक्ट करके MX बना रहे। ठीक है। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है मतलब उसकी साइज छोटी होगी। एनायन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मतलब उसकी साइज बड़ी होगी। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ऑब्वियस सी बात है वो बहुत अच्छा खासा होगा। F बराबर क्या होता है भैया? KQ1 Q2 अपॉन का R स्क्वायर। तो जो एक्चुअल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आयन की लैटिस एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या इनडायरेक्टली बोलूं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेडियस जितनी कम होगी यानी कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जितनी कम होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली उतना ज्यादा होगा। तो चार्ज ऑन आयन की जब अपन बात करेंगे तो समझिए जितना ज्यादा चार्ज ऑन आयन होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
एटम्स के बीच में उतना ज्यादा होगा। तो लेटिस एनर्जी जो होती है, हाँ जी, तो हम फैक्टर्स अफेक्टिंग लेटिस एनर्जी पे थे। भैया हम देख चुके थे कि लेटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, लेटिस एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कब होगा भैया? जब एक एलिमेंट अच्छे इलेक्ट्रॉन लूज करे और दूसरा एलिमेंट अच्छे इलेक्ट्रॉन गेन करे। कुल मिला के इलेक्ट्रॉन का आवन जावन जितना स्मूथ होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली उतना ज्यादा होता है। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन का आवन जावन जितना स्मूथ होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली उतना ज्यादा होता है। तो बात करूं इसकी, तो भैया एलिमेंट साइज में छोटा है, ऑब्वियस सी बात है। अपनी साइज घटेगी कब? जब अपन कुछ निकालेंगे। अपनी साइज बढ़ेगी कब? जब अपन कुछ इंसर्ट करते हैं। आदमी जितना ज्यादा खाता है उतना ज्यादा मोटा होता है। तो इसने क्या करा? इसने गेन करा है इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियस सी बात है ये एनायन होगा, साइज में बड़ा है, ले रहा है ना। दूसरा वाला कैटायन है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, साइज में छोटा है। तो ये जितना बढ़िया ढंग से देगा, ये जितना बढ़िया ढंग से लेगा, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा, तो लेटिस एनर्जी उतनी ज्यादा। तो चार्ज ऑन आयन के बेसिस पे बात करूंगा मैं, तो लेटिस एनर्जी जो होती है वो चार्ज ऑन आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर मैं आपसे बात करूं, NaF, Mgf2, AlF3, इनमें लेटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी? NaF पे +1, Mg पे +2, एल्यूमिनियम पे +3। भाई फ्लोरीन तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो नहीं सकता, वो तो सब में कॉमन है, हर किसी में फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। जो वेरी कर रहा है वो तो मेटल वेरी कर रहा है, एक में मेटल +1 है, दूसरे में +2, तीसरे में +3। बताइए लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी? सोडियम की, मैग्नीशियम की, कि एल्यूमिनियम की? लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी? सोडियम की, मैग्नीशियम। अपन ने बात करी कि लेटेस्ट एनर्जी जो होती है वो चार्ज ऑन आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो चार्ज यहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो Na+Mg+2। ठीक है, अगली बात करूंगा मैं साइज की। ठीक है, तो साइज के कंपेयर में बात करोगे तो जितना ज्यादा साइज ऑफ आयन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होगा। कहने का मतलब, साइज जितना ज्यादा होता है, टेंडेंसी ऑफ ओवरलैप उतनी कम होती है। किस बेसिस पे समझेंगे भैया? ये एक आदमी है, ये दूसरा आदमी है, ये दोनों आपस में गले लग रहे हैं, आसानी से गले लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये एक आदमी है और ये एक आदमी है, अगर इन दोनों को गले लगना है तो आपस में गले लगने के चांसेस बहुत कम है। क्यों? साइज बड़ा है, ओवरलैप होने की टेंडेंसी कम है। ओवरलैप कम तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम मतलब लेटिस एनर्जी कम। तो जो लेटिस एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? एक्चुअल में साइज के। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया साइज और चार्ज में डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले अपन देखेंगे चार्ज, फिर मैं बात करूंगा साइज की। अगर चार्ज के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर पा रहे हो तो वही आंसर है। अगर आप चार्ज के बेसिस पे डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, फिर अपन जाते हैं साइज के मैटर पे। मतलब सपोज मैं बोलूं LIF, NaF, KF, RBF, हर किसी पे चार्ज +1, -1, +1, -1, +1, -1, +1, सब पे चार्ज बराबर है। तो चार्ज के बेसिस पे तो डिफरेंशिएट कर नहीं सकते, साइज के बेसिस पे डिफरेंशिएट करेंगे। बताइए, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है? ठीक है, ये वाला भी सवाल सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। बताओ किसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा, किसकी कम? लेटेस्ट एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। चार्ज के बेसिस पे तो डिफरेंशिएट कर नहीं सकते,
साइज के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ती है, साइज जितनी कम लेटेस्ट एनर्जी उतनी ज़्यादा, क्योंकि ओवरलैपिंग उतनी अच्छी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा। तो इसमें ये जीत गया और इसमें ये जीत। डाउट हो तो पूछिए। डाउट हो तो पूछिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल स्टेट की बात करोगे तो उसके अंदर आता है भैया, क्योंकि आयनिक कंपाउंड के अंदर सिंपली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तभी होता है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है आयनिक कंपाउंड की जो जनरल फिजिकल स्टेट होती है वो सॉलिड होती है। ठीक है। दूसरा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की अगर अपन बात करेंगे तो मेल्टिंग, अगर सॉलिड स्टेट है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसे होंगे? ऑब्वियस सी बात है, हाई। तीसरा, कंडक्टिविटी, तो सॉलिड की कंडक्टिविटी तो बेकार होती है, तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन। ठीक है। अगली बात करेंगे आइसोमेरिज्म की। आयनिक बॉन्ड जो होते हैं भैया वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, इसलिए दे डू नॉट शो आइसोमेरिज्म। असर्शन रीजंस में सवाल पूछा जा सकता है कि आयनिक बॉन्ड आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं क्या, तो अपन बोलेंगे नहीं। क्यों? बिकॉज वो नॉन डायरेक्शनल है। कैटायन को कोई फर्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रॉन किधर से आया, वो हर जगह से खींच ले। ठीक है, उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। तो ये दो चार छोटी मोटी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी रिगार्डिंग आयनिक बॉन्ड। इसमें से आपको किसी में कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सॉल्वेशन और हाइड्रेशन एनर्जी की। देखिए, सपोज अपने पास NaCl का एक क्रिस्टल है, पॉजिटिव डिनोटेड बाय Na, नेगेटिव डिनोटेड बाय Cl। ऐसा ही मैं सेम बना रहा हूँ।
ये आपका NaCl का एक क्रिस्टल है। जैसे ही आपने इसके ऊपर पानी से रिएक्शन करवाई, तो ऐसा तो है नहीं कि पानी इस क्रिस्टल को ऐसे अंदर से चीरते हुए निकल लेगा, ऐसा तो होगा नहीं। पानी को मैं ब्लू से शो करूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि पानी इसकी ऊपर वाली सरफेस पे इकट्ठा जरूर हो जाएगा, एज एन यहाँ पे। ठीक है भैया, ये छोटे छोटे जो पोर्स हैं, इनमें पानी के इकट्ठा होने की वजह से क्या होता है, सोडियम और क्लोरीन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है। इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या कैटायन और एनायन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है। वीक अगर हो जाता है, देखो ये जो है ये एक सॉलिड है, इस सॉलिड की एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी, सॉलिड आल्सो नोन एज लैटिस, ये आप पढ़ चुके होगे। तो इस लैटिस की जो एनर्जी होगी, उस एनर्जी को अपन एक्चुअल में क्या बोलते हैं भैया, लैटिस एनर्जी। और पानी की जो एनर्जी है उसे मैं क्या बोलता हूँ, हाइड्रेशन एनर्जी। अब इन दोनों में मुकाबला चलता है। अगर लैटिस एनर्जी तगड़ा हुआ, लैटिस एनर्जी तगड़ा हुआ मतलब पानी बीच में आके उन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि लैटिस मजबूत है आपका। तो लैटिस अगर मजबूत है तो पानी उन दोनों के बीच के बॉन्ड्स को तोड़ नहीं पाएगा, बीच के बॉन्ड्स को तोड़ नहीं पाएगा मतलब मेरा जो कंपाउंड होगा वो कैसा होगा, इनसॉल्युबल। लेकिन अगर पानी मजबूत हुआ, यानी कि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हुई या लैटिस एनर्जी कम हुई, तो वो इन दोनों के बीच के बॉन्ड को तोड़ देगा, बीच के बॉन्ड को तोड़ देगा, तो चीज अपने आयंस में टूट जाएगी। मतलब जो मेरा कंपाउंड है वो क्या होगा भैया, सॉल्युबल। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है, अगर हाइड्रेशन एनर्जी किसी कंपाउंड की ज्यादा है, मींस दैट कंपाउंड विल बी सॉल्युबल इन वाटर। अगर लैटिस एनर्जी किसी कंपाउंड की ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रेशन के, दैट मींस दैट कंपाउंड विल बी इनसॉल्युबल इन वाटर। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कैसा भी। साइज जितनी छोटी होती है, हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होती है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होता है। डाउट हो तो पूछ लो। कोवलेंट बॉन्ड की, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर भैया नथिंग बट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे ओ ओ, एन एन। इस आयनिक बॉन्ड के अंदर एक्चुअल में दीन ईमान का काम चलता है, दान धर्म चलता है। एक अमीर होता है, वो दूसरे गरीब की झोली में कुछ डाल देता है, ले जाओ, जिससे दोनों, गरीब अमीर को तो कोई फर्क पड़ता नहीं थोड़ा सा दान देने पे, गरीब जरूर ठीक ठाक स्टेबल हो जाता है। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर बराबरी की हिस्सेदारी चलती है। बराबरी की हिस्सेदारी का मतलब मैं तेरे को जितने दूंगा तू भी मेरे को उतने देगा, तो अपन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करें, वरना अपन नहीं करें। इस टाइप के बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं भैया, कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर बेसिकली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन चलती है। आप प्रॉपर्टीज की बात करोगे, अगर इसकी फिजिकल स्टेट की बात करूं मैं, तो ये जनरली लिक्विड या गैस होते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे I2S8 और P4। इनके बीच में बॉन्ड कोवलेंट है, लेकिन एक्चुअल में दे आर सॉलिड इन नेचर। ठीक है, I2 कैम्फर होता है भैया, कपूर सुना होगा है ना। बात करें मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की, तो मैं आपको बता चुका था, आयनिक बॉन्ड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से दे आर जनरली सॉलिड, सॉलिड होने की वजह से उनका जनरली मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो दिमाग में एक बात आती है कि सर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा नहीं, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो ध्यान रखिएगा, कोवलेंट कंपाउंड का आयनिक कंपाउंड के कंपेयर में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है जनरली। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे पाए गए हैं जिनके बीच में बॉन्ड तो कोवलेंट है, लेकिन उनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट आयनिक वालों से भी ज्यादा है।
एग्जाम्पल हैं उसके क्या, डायमंड और कार्बोरेंडम। डायमंड आप जानते ही होंगे, कार्बोरेंडम में सिलिकॉन कार्बाइड होता है, SiC। ठीक है, इनके बीच में बॉन्ड कोवलेंट है भाई साहब, लेकिन जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है वो आयनिक से भी ज्यादा होता है। कोई रीजन पूछे क्यों? बिकॉज ऑफ देयर 3D जायंट स्ट्रक्चर। बिकॉज ऑफ देयर 3D जायंट स्ट्रक्चर। डाउट हो यहाँ तक तो पूछ लीजिए। सॉल्युबिलिटी की जब आप बात करोगे इसके अंदर, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर एक्चुअल में लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट चलता है। अब क्योंकि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं जनरली वो नॉन पोलर होते हैं, देयरफॉर these compounds are O2 और N2 में ऑब्वियस सी बात है वो कंपाउंड नॉन पोलर है, क्योंकि उसमें आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं ला पाओगे। तो कोवलेंट कंपाउंड जनरली नॉन पोलर होते हैं, और लाइक डिसॉल्व लाइक का कंसेप्ट होने की वजह से दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। एग्जाम्पल बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, आइसोमेरिज्म की बात करोगे तो कोवलेंट कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर डायरेक्शनल इन नेचर। ठीक है, आगे आपके आती है भैया क्या, 2 मिनट दीजिएगा। हाँ भाई, तो आगे आती है थ्योरी। तो थ्योरीज रिलेटेड टू कोवलेंट बॉन्ड। तो इसके अंदर बच्चों 4 थ्योरीज हैं। पहली आती है LDS, जो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाने जैसी है नहीं। दूसरी VBT, बाकी सारी अपन देखेंगे। तीसरी आती है वेस्पर। फोर्थ आती है MOT। ठीक है, तो मेन जो अपना फोकस रहेगा वो भैया VBT, वेस्पर और MOT पे रहेगा। ब्रीफ डिस्कशन इसका मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। आपको एक इंट्रो दे देता हूँ, सीन क्या है। BBT एक्चुअल में ओवरलैपिंग थ्योरी है। यहाँ आप ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की बात करते हो। कौन सा ऑर्बिटल किसके साथ इफेक्टिव ओवरलैपिंग करेगा, किसके साथ नहीं करेगा। इफेक्टिव ओवरलैपिंग यानी कि गले मिलना जितना ज्यादा अच्छा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा अच्छा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा अच्छा होगा, बॉन्ड उतना स्ट्रांग बनेगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा होगा, बॉन्ड स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। ठीक है, तो VBT के अंदर एक्चुअल में अपन ओवरलैपिंग थ्योरी पढ़ते हैं। कौन सा ऑर्बिटल अच्छे से ओवरलैप करेगा, क्या कंडीशन है ओवरलैप की, कौन से टाइप की ओवरलैपिंग होती है, इसमें आप पढ़ोगे एक्सियल, इक्वेटोरियल। ठीक है ना। वेस्पर की जब अपन बात करेंगे तो इसके अंदर तो कुछ नहीं है, ये बस शेप के बारे में कमेंट करता है। इससे पहले अपन हाइब्रिडाइजेशन नाम की भी एक चीज पढ़ेंगे, वहां पे हम सीखेंगे इवन इलेक्ट्रॉन और ऑड इलेक्ट्रॉन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, वेस्पर के अंदर आप शेप के बारे में पढ़ोगे। इसका हर साल लगभग एक सवाल आ ही जाता है मेंस के अंदर, नीट के अंदर। ठीक है, और लास्ट आ जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके अंदर से कंफर्म
जौन सी मर्जी पड़े वो कंपटीशन एग्जाम दे लेना, कंफर्म बात है कि इसमें से एक सवाल आपको आपके कंपटीशन एग्जाम में जरूर मिलेगा। एकदम सिंपल सवाल होता है, मतलब ये जो दो टॉपिक हैं ये दोनों मिला के कम से कम एक सवाल तो आसानी से आ जाता है। बाकी डिपेंड कॉम्प्लिकेशन वो किस तरीके की दे सकता है, वेस्पर में वो कॉम्प्लिकेट नहीं कर पाएगा आप लोगों को, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मेंस या नीट लेवल के हिसाब से वो कॉम्प्लिकेट नहीं करेगा। एडवांस में वो कुछ ऐसा दे सकता है जो सवाल तो आसान होगा लेकिन हो सकता है कंसेप्ट लगवा दे। ठीक है क्या, तो बात करेंगे अपन सबसे पहले किसकी, थोड़ी बहुत वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो जैसा कि मैंने बोला, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन कंडीशन ऑफ ओवरलैप। ठीक है, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन कंडीशन ऑफ ओवरलैप। अब ओवरलैपिंग कंडीशंस के बेसिस पे जब अपन बात करेंगे तो जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड उतना स्ट्रांग बनेगा। अब आपको समझ में आना चाहिए ओवरलैपिंग कंडीशंस क्या है क्या नहीं। तो ओवरलैप कोई ऑर्बिटल करेगा क्यों या उसकी कंडीशंस क्या क्या हैं, तो ये समझिए। देखो, इसने यूं बोला कि जब अपन सपोज ऑर्बिटल बनाते हैं तो ये मैंने डाल दिया जैसे 1s2 2s2 2p3, मैंने ये बना दिया। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं अपन, है ना। तो इन्होंने कंडीशन ऑफ ओवरलैप यही बोला कि भैया दो चीजों का के ओवरलैप होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। पहला कि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, और दूसरा उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लाए होने चाहिए। अब यहाँ पे मैंने ये वाला ऐसे बनाया है, तो अगर आपको ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करना है तो ये वाला आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा। सर क्या ऊपर वाला ऑपोजिट डायरेक्शन में बना सकते थे? बिल्कुल, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, वी आर ड्राइंग दिस स्ट्रक्चर जस्ट टू शो दैट इनके बीच के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। नाइट्रोजन का बनाया था, नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड उसके वैलेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे नाइट्रोजन के पास भी 3 अनपेयर्ड वैलेंस में उसके इलेक्ट्रॉन थे। तो दो नाइट्रोजन आए, दोनों ने आपस के अंदर जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया। ऑब्वियस सी बात है, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है और उसका पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसका 2p होगा। दूसरा नाइट्रोजन भी सेकंड पीरियड का, उसका पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसका भी 2p होगा। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो एक्चुअल में 2p पाई बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड जो आप शो करते हैं कि कौन से पीरियड का बॉन्ड है वो हमेशा ध्यान रखिएगा इन टर्म्स ऑफ पाई शो करेंगे, सिग्मा को अपन कंसिडर नहीं करते। ठीक है ना। बॉन्ड का जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल में के अंदर जो बॉन्ड का कंसिडरेशन होता है वो पाई बॉन्ड का कंसिडरेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड का नहीं। इसलिए यहाँ पाई नजर आता है अपने को लिखा हुआ, 2p पाई 2p पाई 2p पाई 3p पाई। अब उसके लिए कंडीशन क्या है, जैसे आगे मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊंगा SO3 का, तो अपन ऐसे 1 घंटे तक निकालने बैठेंगे नहीं कि 3 ऑक्सीजन का मैं बनाता जाऊं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाऊं, उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा के फिर ओवरलैप करवाऊं, इतना तामझाम नहीं है भैया। ठीक है, सीधी सपाट एक ट्रिक देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल यहाँ के लिए आप बेसिकली समझ सकते हो कि जो नाइट्रोजन है उसका 2p और दूसरे नाइट्रोजन का भी 2p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हो रहा है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा होगा वो 2p पाई होगा। तो वीबीटी ने एक्चुअल में यही बताया था, वीबीटी ने एक्चुअल में ओवरलैपिंग बॉन्ड के बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन दी थी। और उसने ये बताया था कि भैया बॉन्ड एक्चुअल में कौन से ऑर्बिटल्स
के ओवरलैपिंग से मिलके बनता है, ठीक है ना, कौन से ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से मिलके बनता है। डिसएडवांटेज क्या हो गया था इसका, इसके बारे में डिटेल फर्दर स्टडी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ। डिसएडवांटेज इसका ये हो गया था कि इन भाई साहब के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक था। कैसे? क्योंकि जब आप ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो आप लिखते हो 1s2 2s2 2p4। दूसरा ऑक्सीजन का भी जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आप लिखोगे 1s2 2s2 2p4। भरिए जरा इसको, ये 1s2 है, ये 2s2 है, 2p4 है, ये 1s2 है, 2s2 है, 2p4 है। तो इन्होंने तो क्या बोला था, इसकी अपन ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। इन्होंने क्या बोला था कि भैया ये आपस में ओवरलैप कर लेंगे, ओवरलैप कर लेंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 0। तो वीबीटी के अकॉर्डिंग O2 जो है वो एक्चुअल में एक डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल था, बट एक्चुअल में जब उसे देखा गया तो वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर की। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज था। अब ये ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिज्म प्रूव होता है एक्चुअल में किससे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। जब उसके एंटी बॉन्डिंग के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन एक्चुअल में पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। दैट वी विल डिस्कस लेटर, बहुत आगे। आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। वीबीटी में ज़्यादा डिटेल्ड एलेबोरेशन में मैं जा नहीं रहा क्योंकि आधे में लटक जाएगा टॉपिक। कल अपन यहीं से वीबीटी शुरू से कंटिन्यू करें। चलिए।